आइए आज सुनते हैं एक नई कहानी देश पर बलिदान देने की। राजेश्वरी बहुत ही खुशी और उत्साह के साथ घर के अंदर और बाहर चल रही थी। वह खुश नहीं होगी तो क्या, आज ही तो अमेरिका से उसका बेटा राजेश और बहू ममता और पोती चंकू आ रहे थे और वह 1 महीने तक यहीं रुकने के लिए आ रहे थे। ऐसा उनके कहते ही राजेश्वरी को लगा जैसे उसकी उम्र कम हो गई है, उसमें एक नई ऊर्जा आ गई है। राजेश का जयपुर के पास दौसा डिस्ट्रिक्ट के लालसोट गांव था। शादी के बाद उन्हें अमेरिका में नौकरी मिली थी। उसके बाद वह वहीं रहने लगा। भारत में अपना पैतृक गांव, खेती बाड़ी और घर होने की वजह से उनके माँ बाप उसी गांव में रहते थे और खेती बाड़ी संभालते थे। पिताजी का एक दिन देहांत हो गया तो राजेश ने अपनी माँ को अमेरिका साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उसकी माँ राजेश्वरी ने उन्हें अमेरिका जाने से मना कर दिया और कहा, बेटा मुझे गांव में ही रहना अच्छा लगता है। शादी के कुछ साल बाद जयपुर के एयरपोर्ट से राजेश कार से पत्नी और बेटी के साथ अपनी माँ से मिलने के लिए आ रहा था। गांव के रास्ते में चारों तरफ हरियाली, खेत ही खेत और रास्ते में कल कल करती हुई बहती हुए नाले, बड़े बड़े पेड़ और उसमें पक्षियों की आवाज़ वातावरण को बहुत ही सुंदर बना रहे थे। प्राकृतिक वातावरण तीनों के मन को बहुत ही आकर्षित कर रहा था। बड़ी खुशी के साथ यात्रा करके घर के सामने आकर ही गाड़ी रुकी। सबसे पहले कार के दरवाजे को खोल कर पोती चंकू भाग कर अपनी दादी के पास गई और दादी भी अपनी पोती का इंतजार कर रही थी। अरे मेरी प्यारी चंकू, तू कैसी है? तेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई? कहकर चंकू को छाती से लगाकर राजेश्वरी उसे चूमने लगी। अपने बेटे और बहू को अंदर ले जाकर राजेश्वरी बहुत ही खुश थी कि वह अपने बेटे, बहू और पोती के साथ उन्हें एक साथ टाइम बिताने का मौका मिलेगा। बहुत ही खुश होकर वे लोग आपस में बातें ही कर रहे थे और स्वादिष्ट खाना खाते और 2 दिन कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। तीसरे दिन सुबह किसी के बुलाने की आवाज़ आई। आने पर चंकू बाहर आई। एक बुजुर्ग औरत बालों को बांधकर साधारण साड़ी पहने हुए वह बाहर खड़ी थी। चंकू ने उसे आश्चर्य से देखा। उसी समय जल्दी से राजेश्वरी वहाँ आकर खड़ी हुई। कौन? अरे तुम हो क्या आजी? तुम्हें आने के लिए मैं कहने वाली ही थी। विदेश से मेरी पोती बहू बेटे आए हुए हैं। कल आ जाना घी बनाने के लिए आजी। मैं तुम्हें यह संदेश भेजने वाली ही थी। यह कौन है आजी? चंकू ने पूछा। चंकू के साथ ममता और बेटे ने भी प्रश्नवाचक चिन्ह से राजेश्वरी जी को देखा। यह खेती बाड़ी और जानवरों को संभालती है। इनका एक लड़का था, वह गलत लोगों की संगत में पड़ गया और पीने लगा। घर की सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया और उन्होंने सोचा कि मैं इसकी शादी कर देती हूँ तो यह ठीक हो जाएगा, अपनी जिम्मेवारियों को महसूस करेगा और काम करने लग जाएगा। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह खूब पीता और रास्ते में कहीं कहीं पड़ा रहता। उसे अपनी जिम्मेवारियों का कोई भान नहीं हुआ। वह अपनी पत्नी के प्रति भी कोई भी ही कार्य नहीं कर पाया। एक दिन उसने बहुत ज़्यादा पी ली और उसका एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसकी वहीं मौके पर ही मौत हो गई।
आजी बहुत अच्छे मन वाली साफ सुथरी औरत है, राजेश्वरी ने कहा। इसकी बहू बहुत छोटी उम्र की लड़की थी। उसने एक अच्छी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। सोच करे आजी ने इनकी दूसरी शादी करा दी। इनकी बेटे का एक लड़का भी था जिसे इसने अपने पास, या मतलब अपने पोते को अपने पास ही रखा। उसको स्वयं ने ही पाल पोस करे बड़ा किया और पढ़ा लिखा करे बड़े शौक से इन्हें सेना में भर्ती कराया। मेहनत करके अपनी ज़िंदगी चला रही हैं। इस तरह के लो महिला को उसका पोता आजी कहकर बुलाता था। तभी से सभी गांव वाले लोग आजी कहकर बुलाने लगे। दूसरे दिन आजी आकर मक्खन का घी बनाया तो पूरे घर में देसी घी की खुशबू फैल गई। राजेश्वरी अपने बेटे के परिवार के साथ ही वे सब लोग विभिन्न राज्यों में घूमने के लिए 10 दिन कैसे निकल गए पता भी नहीं चला। उनके घर पहुंचते ही दूसरे दिन पड़ोस का रमेश दौड़ा दौड़ा उन लोगों को ढूंढता हुआ आया। क्या बात है राजेश? राजेश्वरी ने घबराते हुए पूछा। क्या बात हो गई? तू इतना क्यों घबराया हुआ है? राजेश, आपको समाचार नहीं मालूम क्या? सभी पेपरों में और न्यूज़ चैनलों में आया था कि बॉर्डर के युद्ध में एक तमिलनाडु का युवक मारा गया। बोला था ना, वह अपनी ही घी वाली आजी का ही पोता था। अभी थोड़ी देर में ही उसकी बॉडी को अपने गांव में लेकर आएंगे। पूरा गांव वहां परेशान होकर आजी के घर के आसपास ही इकट्ठा हो गया है। क्या रे, क्या कह रहे हो रमेश? वह बहुत ही बेचारी है। उसने अपने पोते को सेना में ऐसे जब भी घी बनाने के लिए आती थी तब भी अपने पोते के बारे में ही तारीफ करती थी। उस बेचारी को इतना बड़ा दुख कैसे आया? इस तरह राजेश्वरी बड़ी दुखी होकर बड़बड़ा रही थी। रमेश के बोल कर जाने के से घर के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए। राजेश्वरी का लड़का अपने पूरे परिवार के लोगों को साथ लेकर तुरंत ही उनके घर की तरफ जाने लगा। थोड़ी देर में ही उनके घर के सामने सेना का वैन आकर खड़ा हुआ। उसमें से आजी के पोते की बॉडी को उतारा गया और पूरा गांव के लोग अपने घर का ही कोई आदमी मर गया हो जैसे बहुत ही दुखी होकर बहुत बुरी तरह से रो रहे थे। परंतु आजी चुपचाप अपने पोते की बॉडी को घूर कर देखती ठोस पत्थर जैसी दिखाई दे रही थी। बॉडी को बाकायदा फौजी अंदाज में बड़े इज्जत के साथ उसको शमशान में ले जाकर सारे क्रियाक्रम पूरे किए गए। इन सब क्रियाक्रम खत्म होने के 2 हफ्ते बाद राजेश्वरी जी अपने परिवार के साथ मंदिर जाकर लौट रही थी। तब उसे आजी रास्ते में मिली। बहुत दुखी होकर राजेश्वरी ने आजी को देखा। कैसी हो आजी? तुम्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है, पर क्या करें, तुम्हें इस तरह अपने दुख को अंदर ही अंदर नहीं रखना चाहिए, इसे बाहर निकालना चाहिए। उस दिन तुम अपने पोते की मृत्यु डेड बॉडी को देखकर भी बिना रोए चुपचाप रही। तुम्हें इस हालत में देखकर मैं बहुत दुखी हुई। बहुत बड़ा दुख हुआ तो सही, पर इसे मन के अंदर मत रखो। तुम्हारा बेटा मरा था तब भी तुम बहुत बुरी तरह रोई थी और अपने दुखों को भुला दिया था। बहुत ही अपने तो से राजेश्वरी संकोच से बोली। अपने चेहरे पर बिना किसी लाग लपेट के उसने राजेश्वरी को देखा। पृथ्वी पर जो भी प्राणी आया है वह किसी न किसी कार्य के निमित्त ही उसे भगवान ने पैदा किया है। हम जब तक जिंदा हैं, जब तक हमारे चारों तरफ जो लोग हैं वे भलाई के लिए, अपने देश के लिए, अपने घर के लिए जो भी हो सकता है, हमें उनके लिए उपयोगी होना चाहिए।
इस तरह बिना कोई अच्छा काम किए ही गलत आदतों को करते हुए पीते रहना जैसे मेरे बेटे ने किया था, तो इसलिए जब वह मरा तब उसके बारे में सोच कर क्या मैं गर्व महसूस कर सकती थी? तुम पैदा हुए उसके लिए तुमने जिम्मेदारी का कोई काम नहीं किया और ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। रे पापी, यही बोलते तो मैं रोई थी, परंतु मेरा पोता तो हमारे देश के लिए अपने जीवन को न्योछावर कर दिया। उसने अपने देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया था। उसके लिए मैं गौरवान्वित हूँ। बेटे की वजह से मेरा सिर झुका था और अब वही सिर पोते की वजह से वापस उठ गया है। पोते ने देश के लिए युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त होने से उसके इस त्याग ने मेरा झुका हुआ सिर वापस ऊंचा उठा दिया है। इतने दिनों से वह नॉर्थ में कहीं है। वह मुझे देखने आएगा, मुझे ऐसा लगता है, और मैं उसी का इंतज़ार कर रही थी। अब वह जहाँ चला गया है उस जगह मैं भी ही जाकर उससे मिलने के लिए इंतज़ार कर रही हूँ, वह बोली। उसके जवाब में जो दृढ़ता आत्मविश्वास था, उसे चारों तरफ जो लोग खड़े थे उनके आंखों में भी आश्चर्य दिखाई दे रहा था। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी इतनी सरल उच्च कोटि की उसकी सोच है और अपने देश के प्रति कितना प्रेम और गर्व है। उस दिन से आज की इज्जत उस गांव में और भी बढ़ गई। धन्यवाद। दोस्तों, कैसी लगी कहानी बताना।